हेलो एवरीवन, मैं इस वीडियो में मैट्रिसेस का इंट्रोडक्शन, अलजेब्रा ऑफ ए मैट्रिक्स और इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिक्स का थ्योरी डिस्कस करूंगा। और इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि इस तीन टॉपिक से जो बोर्ड में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में। मतलब इस वीडियो में हम 10 से 12 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको अगर आप अच्छे से करके जाएंगे तो मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि बोर्ड में इस 10 से 12 क्वेश्चंस में ही आएगा इस तीन टॉपिक में, इंट्रोडक्शन, अलजेब्रा ऑफ ए मैट्रिक्स और इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हम इसके कुछ थ्योरी को देखते हैं, जो कि थ्योरी इंपॉर्टेंट होता है, आप लोगों के रिविजन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि अभी लास्ट टाइम है एग्जामिनेशन का। आप लोग सभी लोग मतलब रिवाइज कर रहे होंगे, तो हम यहाँ पे इस वीडियो में थोड़ा सा थ्योरी भी रिवाइज करवाएंगे और उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम, कि आप लोग लास्ट टाइम में इस वीडियो को देखें तो आराम से आपका पूरा कंप्लीट रिवीजन भी हो जाएगा और उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम भी आप डील कर लेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि मैट्रिसेस क्या होता है। तो मैट्रिसेस जो है वो एलिमेंट का अरेंजमेंट होता है रो और कॉलम के टर्म्स में। रो किसको कहते हैं? जो आपका हॉरिजॉन्टल लाइन है वो रो कहलाएगा और जो वर्टिकल लाइन है वो आपका कॉलम कहलाता है। अब इसमें दो चीज और होता है, एक होता है ऑर्डर और एक होता है टाइप्स ऑफ एलिमेंट, मतलब एलिमेंट। तो एलिमेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं AIJ के मदद से। ध्यान रखें, एलिमेंट को हम किसके मदद से रिप्रेजेंट करेंगे? AIJ के मदद से। किसी भी एलिमेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं AIJ। तो ये AIJ का मतलब क्या होता है एक्चुअल में? तो ये AIJ जो है ये एक कॉमन एलिमेंट है ith रो और jth कॉलम का। AIJ आपका क्या होता है? एक कॉमन एलिमेंट होता है ith रो और jth कॉलम का। अगर हम बात करें A23 की, तो A23 जो है वो आपका एक कॉमन एलिमेंट होगा सेकेंड रो और थर्ड कॉलम का। उसी तरह से एलिमेंट जो है वो दो तरह का एलिमेंट होता है, एक होता है डायगोनल एलिमेंट और एक होता है नॉन डायगोनल एलिमेंट। डायगोनल एलिमेंट क्या होगा? जब ये I और J का वैल्यू सेम हो जाए, जब I और J का वैल्यू क्या हो जाए? सेम, तो वो आपका कहलाता है डायगोनल एलिमेंट। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस तीन एलिमेंट में आप देखें, यहाँ पे I का वैल्यू 1, J का वैल्यू 1। इस एलिमेंट में देखेंगे I का वैल्यू 2, J का वैल्यू 2। यहाँ पे देखिए I का वैल्यू 3, J का वैल्यू 3। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? I और J आपस में एक दूसरे के बराबर है, मतलब ये तीन आपका डायगोनल एलिमेंट है। और जिसमें I और J बराबर नहीं होगा, जिसमें I और J आपस में एक दूसरे के बराबर नहीं होता, उसको हम कहते हैं नॉन डायगोनल एलिमेंट। जैसे यहाँ पे देखिए 1 2, यहाँ पे ना I का वैल्यू 1 है और J का वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे I और J आपस में एक दूसरे के बराबर नहीं है, तो ये आपका कैसा एलिमेंट है? नॉन डायगोनल एलिमेंट। तो एलिमेंट का टाइप्स एक डायगोनल और एक नॉन डायगोनल। अब हम आते हैं ऑर्डर पे। तो ऑर्डर के मदद से हम तीन चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं, एक नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट को। जैसे गौर करें, यहां पे 3 रो है, ये आपका 3 हॉरिजॉन्टल लाइन तो 3 रो, और यहां पे 3 वर्टिकल लाइन तो 3 कॉलम। तो इसके ऑर्डर को हम रिप्रेजेंट करते हैं m क्रॉस n से। किसी भी मैट्रिक्स के ऑर्डर को हम रिप्रेजेंट करने के लिए क्या यूज करते हैं? m क्रॉस n। जहां पे पहला नंबर जो है वो नंबर ऑफ रो को बताता है और जो दूसरा नंबर है वो नंबर ऑफ कॉलम को बताएगा, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन क्या होगा? mn। तो ये mn जो है ये नंबर ऑफ एलिमेंट को बताता है। तो अगर किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर अगर 2 क्रॉस 3 है, मतलब कि उस मैट्रिक्स में 2 रो और 3 कॉलम होगा, और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट उस मैट्रिक्स में कितना होगा? 6। तो ये था आपका ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स के बारे में और टाइप्स ऑफ द एलिमेंट के बारे में। अब हम आगे बढ़े तो यहाँ पे हम देख सकते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, कि मैट्रिक्स का टाइप्स क्या क्या होता है। मैट्रिक्स का टाइप क्या होता है? तो मैट्रिक्स जनरली दो तरह का होता है, एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स और एक स्क्वायर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल नहीं होगा, जबकि स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होगा। याद रखें, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल नहीं होता, जबकि स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम आपस में बराबर होगा। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसमें दो होता है, एक रो मैट्रिक्स होता है, एक कॉलम मैट्रिक्स होता है। रो मैट्रिक्स हम उस तरह के मैट्रिक्स को कहेंगे जिसमें केवल एक रो हो। आप देख सकते हैं इस मैट्रिक्स में केवल एक रो है। कॉलम मैट्रिक्स में केवल एक कॉलम होगा। तो जिसमें एक रो है वो रो मैट्रिक्स, जिसमें एक कॉलम है वो कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। अब हम देखेंगे यहाँ पे टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें एक होता है आपका डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या है
कि डायगोनल एलिमेंट जो होगा, डायगोनल एलिमेंट, गौर करें यहां पे डायगोनल एलिमेंट यही 3 है, तो डायगोनल एलिमेंट जो होगा वो आपका नॉन जीरो होगा और नॉन डायगोनल एलिमेंट जो है वो जीरो हो जाए। मतलब सारा डायगोनल एलिमेंट जरूरी नहीं है कि नॉन जीरो ही हो, एटलीस्ट एक डायगोनल एलिमेंट जो होगा वो नॉन जीरो होगा और जितना भी नॉन डायगोनल एलिमेंट है सब क्या हो जाए, जीरो। स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स के केस में क्या होगा, डायगोनल एलिमेंट हमेशा सेम होगा। स्केलर मैट्रिक्स के केस में डायगोनल एलिमेंट हमेशा सेम होगा और नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो होगा। यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स के केस में डायगोनल एलिमेंट 1 होगा और नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो होगा। नल मैट्रिक्स के केस में जितना भी एलिमेंट है सब जीरो। अगर आप कहीं देखते हैं कि लिखा हुआ I2, I2 का मतलब हो गया कि ये एक यूनिट मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 2। I2 का मतलब ये एक यूनिट मैट्रिक्स है या आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या आपके पास 2 क्रॉस 2। मतलब कि ये कैसा मैट्रिक्स होगा आपके पास 1 0 0 1। यहां पे देख सकते हैं डायगोनल एलिमेंट क्या हो गया 1 हो गया और नॉन डायगोनल एलिमेंट आपका क्या हो गया 0। तो ये था आपका टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। अब इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स के बीच इक्वालिटी कब पॉसिबल है, तो याद रखें दो मैट्रिक्स के बीच इक्वालिटी कब होता है, उसके लिए दो कंडीशन, दो इंपॉर्टेंट कंडीशन। पहला कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। दो मैट्रिक्स के बीच इक्वालिटी तभी एग्जिस्ट करेगा जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा सेम और दोनों मैट्रिक्स का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, दोनों मैट्रिक्स का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होना चाहिए, तभी दो मैट्रिक्स के बीच इक्वालिटी एग्जिस्ट करता है। तो ये था इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिक्स। अब हम देखते हैं अलजेब्रा ऑफ ए मैट्रिक्स में, जैसे दो मैट्रिक्स के बीच एडिशन, दो मैट्रिक्स के बीच सब्ट्रैक्शन। तो दो मैट्रिक्स यहां पे देख सकते हैं, दो मैट्रिक्स है आपके पास ए और बी, ए और बी यहां पे दो मैट्रिक्स है। तो ये दो मैट्रिक्स तभी ऐड होगा जब इस मैट्रिक्स का ऑर्डर और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होना चाहिए सेम। और ये दो मैट्रिक्स को ऐड करते समय, ये ऐड करते समय क्या करते हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़ते हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम देखें यहाँ पे 1 3 2 और 1 है, प्लस यहाँ पे आपके पास 2 1 5 और 6। तो गौर करें इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2, इसका भी ऑर्डर 2 क्रॉस 2, तो यहाँ पे दोनों का ऑर्डर सेम हो गया। अब इसको ऐड कैसे करेंगे, तो ये एलिमेंट ऐड होगा इस एलिमेंट से, तो 1 + 2 करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। फिर ये 3 + 1 करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा 4, फिर 2 और ये 5 ऐड होगा तो क्या आ जाएगा 7, और यहाँ 1 और 8 6 ऐड होगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 7। तो जिस तरह से दो मैट्रिक्स को हम ऐड करते हैं, ठीक वैसे ही हम दो मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। दो मैट्रिक्स को ऐड करते समय दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हम ऐड करेंगे। सेम चीज एप्लीकेबल होता है सब्ट्रैक्शन के लिए भी। अब हम देखते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या होता है, स्केलर का मतलब होता है कांस्टेंट। तो जब हम किसी कांस्टेंट नंबर को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, जब हम किसी कांस्टेंट नंबर को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहलाता है। तो यहाँ पे स्केलर मल्टीप्लिकेशन आप देख सकते हैं, यहाँ पे मेरे पास मैट्रिक्स ए है, इसको हम मल्टीप्लाई किए हैं 2 से। किससे मल्टीप्लाई किए 2 से, तो यहाँ पे 2 हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। तो 2 देखिए इससे मल्टीप्लाई हुआ तो क्या बना 4 बना, ये 2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा 2, 3 से मल्टीप्लाई हुआ 6, 4 से मल्टीप्लाई हुआ तो 8। मतलब कि अगर किसी मैट्रिक्स को हम किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो मैट्रिक्स में जितना भी एलिमेंट है सब मल्टीप्लाई होता है उस कांस्टेंट से, याद रखें। तो ये था आपका स्केलर मल्टीप्लिकेशन। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन, इसको जरूर अच्छे से करें, इससे उम्मीद है कि क्वेश्चन पूछेगा। तो पहला सवाल, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। जैसे पहला पॉइंट है कि दो मैट्रिक्स के बीच मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल है। तो दो मैट्रिक्स के बीच मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल है, गौर करें। यहां पे पहला मैट्रिक्स ए है और दूसरा मैट्रिक्स बी है। तो दो मैट्रिक्स के बीच मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल है जब फर्स्ट वाले का नंबर ऑफ कॉलम और सेकेंड वाले का नंबर ऑफ रो बराबर हो। जब पहले वाले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम और दूसरे वाले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो आपस में बराबर होगा तभी हम दो मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और जब दो मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई होगा तो उसका कुछ ना कुछ ऑर्डर होगा। तो उसका ऑर्डर क्या होगा, तो उसका ऑर्डर आप यहां पे देख सकते हैं। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर था m क्रॉस n और बी मैट्रिक्स का ऑर्डर था n क्रॉस p। तो ए बी मैट्रिक्स का ऑर्डर आया m क्रॉस p, मतलब कि फर्स्ट वाले का रो और सेकेंड वाले का कॉलम। ध्यान दे,
दो मैट्रिक्स के बीच मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल है? तो पहले वाले का नंबर ऑफ कॉलम और दूसरे वाले का नंबर ऑफ रो बराबर हो, तभी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होने के बाद जो रिजल्ट आया उसका कुछ तो ऑर्डर होगा, तो उसका ऑर्डर क्या होगा? तो पहले वाले का रो और दूसरे वाले का कॉलम। देख सकते हैं यहाँ पे m है तो यहाँ m आया, और दूसरे वाले का p था तो यहाँ पे p आया। दो मैट्रिक्स के बीच मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हो गया। तो यहाँ पे ये पॉइंट आप याद रखें, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इंपॉर्टेंट है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कुछ प्रॉपर्टीज में देखेंगे कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कॉम्यूटेटिव। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव का मतलब क्या है कि अगर आपके पास दो मैट्रिक्स है ए और बी, अगर आपके पास दो मैट्रिक्स है ए बी और ये बी है, गौर करें यहां पे हम a इंटू बी किए और यहां पे b इंटू ए किए, तो जनरली क्या देखा गया है कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन जो होता है, मतलब दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो कॉम्यूटेटिव नहीं होता। मतलब ए बी और बी ए आपस में बराबर नहीं होगा, ए बी और बी ए आपस में बराबर नहीं होगा। अगर कह रहा है कि कॉम्यूटेटिव है, तो कॉम्यूटेटिव जब कहेगा मतलब ए बी और बी ए आपस में बराबर होगा। अब यहां पे दूसरा है एंटी कॉम्यूटेटिव, तो ये एंटी कॉम्यूटेटिव क्या होता है? तो अगर ए और बी दो मैट्रिक्स एंटी कॉम्यूटेटिव है, मतलब कि उस केस में ए बी इज इक्वल टू होगा माइनस बी ए। याद रखें, एंटी कॉम्यूटेटिव तो ए बी इज इक्वल टू माइनस बी ए, कॉम्यूटेटिव तो ए बी इज इक्वल टू बी ए, नॉट कॉम्यूटेटिव मतलब ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। ये प्रॉपर्टी आप याद रखें, इसका जरूरत पड़ने वाला है। तो ये था आपका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तक। तो अब यहाँ पे हम क्या क्या डिस्कस किए? मैट्रिक्स के बारे में डिस्कस किए, उसके बाद एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिक्स के बारे में। अब हम उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, जो टॉपिक अभी हम यहाँ पे डिस्कस किए, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो इन सारे प्रॉब्लम को आप जरूर अच्छे से देखें। तो सबसे पहले यहाँ पे हम फर्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है? इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स। या समझे, अगर मैट्रिक्स के पास 24 एलिमेंट्स है, देन हाउ मेनी पॉसिबल ऑर्डर इट कैन, कितना पॉसिबल ऑर्डर होगा? हम आप लोगों को क्या बताए थे? ऑर्डर को हम रिप्रेजेंट करते हैं m क्रॉस n से, और इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो नंबर ऑफ एलिमेंट होता है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है? 24। तो हमको इस m और n इस तरह से चूज करना है कि दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या है? 24 आए, और m और n दोनों पॉजिटिव इंटीजर भी हो, और m और n दोनों क्या हो? पॉजिटिव इंटीजर। तो गौर करें, हम एक ले सकते हैं 1 क्रॉस 24। 1 क्रॉस 24 लेंगे तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन 24 होगा। दूसरा हम ले सकते हैं 2 क्रॉस 12। तीसरा हम ले सकते हैं 3 क्रॉस 8। फिर हम ले सकते हैं 4 क्रॉस 6। फिर हम 5 में कुछ नहीं ले सकते। 6 में हम ले सकते हैं 6 क्रॉस 4। फिर हम 8 में वापस ले सकते हैं 8 क्रॉस 3। फिर हम 12 में ले सकते हैं 12 क्रॉस 2, और फिर हम 24 में ले सकते हैं 24 क्रॉस 1। गौर करें, मेरे पास कितना मैट्रिक्स आया? 1 2 3 4 5 6 7 8। मेरे पास कितना आया? 8। मतलब कि 8 मैट्रिक्स डिफरेंट ऑर्डर का पॉसिबल है जिसमें 24 एलिमेंट्स हो। याद रखें, जिसमें कितना एलिमेंट्स हो? 24 एलिमेंट। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1, जिसका आंसर बी सही है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे आप देख सकते हैं, इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिक्स पे, इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिक्स। यहां पे क्या दिया हुआ है? फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y एंड z। यहां पे दिया हुआ कि x प्लस वाई प्लस जेड जो है वो 9 के बराबर है, x प्लस जेड 5 के बराबर है, और y प्लस जेड 7 के बराबर है। तो आप खुद देखिए, x प्लस वाई प्लस जेड आपका 9 के बराबर हो गया, इधर से x प्लस जेड आपका 5 के बराबर हो गया, और y प्लस जेड आपका किसके बराबर हो गया? 7। अगर हम यहाँ पे x प्लस जेड का वैल्यू रखते, तो अगर हम x प्लस जेड यहाँ पे देख सकते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड 9 है, तो x प्लस जेड अगर रखेंगे तो यहाँ से आप खुद देखिए y का वैल्यू क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए y प्लस जेड है आपका 7, तो अगर हम y प्लस जेड की जगह पे 7 रखें तो देखिए x प्लस 7 इज इक्वल टू क्या आ गया? 9। तो x का वैल्यू आपके पास क्या आ गया? 2। तो x का वैल्यू आ चुका है, y का वैल्यू आ गया है। x का वैल्यू अगर हम यहाँ पे रखें तो z भी आ जाएगा। x का वैल्यू हम इसमें रखें तो 2 प्लस जेड इज इक्वल टू 5, तो z का वैल्यू आपके पास क्या आ गया? 3।
मतलब x का वैल्यू 2 होगा, y का वैल्यू 4 होगा और z का वैल्यू 3 होगा। तो x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 4 और z का वैल्यू 3। तो ये हो गया आपका आंसर। ये प्रॉब्लम आपका इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिक्स पे था। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। तो यहाँ पे आपके पास नेक्स्ट प्रॉब्लम है, क्वेश्चन नंबर 3 आप देख सकते हैं कि एक मैट्रिक्स दे दिया है। यहाँ पे एक मैट्रिक्स आपका गिवन है जिसका ऑर्डर है m क्रॉस n। अब कह रहा है कि ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो जरा सोचिए, अगर स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तो m और n का वैल्यू क्या होगा, सेम। आपको पता है स्क्वायर मैट्रिक्स में m और n का वैल्यू क्या होता है, सेम। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही आंसर। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि द नंबर ऑफ ऑल द पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3 हुज एंट्री इज आइदर 0 और 1। मतलब कि 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स में कितना मैट्रिक्स पॉसिबल है जिसका ऑर्डर 3 क्रॉस 3 है और उसमें हर एक एलिमेंट का जो एंट्री हो वो या तो 0 हो या तो 1 हो। तो जरा सोचिए, अगर 3 क्रॉस 3 है मतलब उसमें कितना एलिमेंट होगा, 9 एलिमेंट होगा। तो 9 एलिमेंट और हर एक एलिमेंट का जो एंट्री है उसमें उसके लिए कितना ऑप्शन है, 2 ऑप्शन है। इसमें या तो हम 0 भरेंगे या तो 1 भरेंगे, इसमें भी या तो 0 या तो 1, इसमें भी या तो 0 या तो 1। सब के लिए 2-2 ऑप्शन है। तो टोटल कितना आया, पहले के लिए 2, दूसरे के लिए 2, तीसरे के लिए 2, इस तरह से 2 9 टाइम्स आएगा। मतलब इसका रिजल्ट क्या आएगा, 2 का पावर 9 और 2 का पावर 9 आपका क्या होता, 512। तो इसका आंसर हो गया 512। क्या है क्वेश्चन नंबर 5 आप देखें। द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा दिस, इसका वैल्यू बताना। हम यहां पे सिंपली क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो कॉस थीटा से अगर इन सबको हम मल्टीप्लाई करें, गौर करिए बाहर है जो मैट्रिक्स के अंदर जाएगा तो क्या होगा, सबसे मल्टीप्लाई। तो ये क्या बनेगा, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो ये आपके पास आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा आएगा। फिर ये कॉस थीटा साइन थीटा बन जाएगा। तो इधर आपके पास बनेगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। फिर ये कॉस इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बनेगा, माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बना। फिर ये कॉस इससे मल्टीप्लाई होके क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे इसको तो हम आसानी से मल्टीप्लाई कर दिए। अब इस साइन थीटा को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा आया। फिर ये साइन थीटा इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आ गया। फिर ये साइन थीटा इससे मल्टीप्लाई तो ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आया। और फिर फाइनली साइन थीटा इंटू साइन थीटा आपका क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। अब आप खुद देखें, आपके पास 2 मैट्रिक्स है। तो 2 मैट्रिक्स है, इन दोनों मैट्रिक्स को आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ऐड होगा। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आपका क्या बनता है, 1 बनता है। तो ये देखिए यहाँ पे आपका 1 आ गया। यहाँ पे देखिए कॉस थीटा इंटू साइन थीटा है, ये माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा से ऐड होके क्या बनेगा, 0 बनेगा। तो ये आपका 0 बना। यहाँ पे देखिए माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये भी आपका कट के क्या आ जाएगा, 0। यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा है और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आपका किसके बराबर होगा, 1 के बराबर। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, एक यूनिट मैट्रिक्स आया। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन बी सही होगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए ए का वैल्यू दिया हुआ, मैट्रिक्स ए यहाँ पे गिवन है आपका और आई गिवन है। आई आपका क्या होता है, यूनिट मैट्रिक्स। तो आपको के का वैल्यू निकालना। यहाँ पे आप देखिए ए स्क्वायर दिया हुआ, ए स्क्वायर, तो मतलब कि आपको पहले ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा। ए स्क्वायर हम कैसे निकालते हैं, ए स्क्वायर आपका ए इंटू ए के बराबर होता है। तो हम सबसे पहले ए स्क्वायर के लिए चले, तो ए स्क्वायर आपका क्या आएगा, ए इंटू ए, तो ये 3 आया, यहाँ -2 4 -2। फिर आपके पास क्या आएगा, 3 -2 4 -2। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, इन दोनों का आपस में वो क्या करना, मल्टीप्लाई करने का तरीका पता ही है। फर्स्ट रो को उठाएंगे, फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो गौर करें ये क्या आएगा, 3 × 3 9 आया और ये -2 × 4 -8 आ जाएगा। आ गया। अगर हम एक एलिमेंट से चाहें तो एक एलिमेंट से ही काम कर सकते हैं, जरूरत नहीं है हमको दूसरे एलिमेंट निकालने का।
और यहाँ पे आपके पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। ऑब्जेक्टिव रहेगा तो क्यों हम रिमेनिंग निकालें, हम यहाँ पे केवल एक एलिमेंट निकाल लिए 9 - 8। 9 - 8 आपका किसके बराबर होगा, तो 1 के बराबर होगा। मतलब कि ए स्क्वायर में A11 एलिमेंट जो है, A11 एलिमेंट आपका किसके बराबर है, 1 के बराबर, 1 के बराबर। तो यहां से भी आप A11 एलिमेंट निकाल रहे हैं। तो गौर करें राइट हैंड साइड में आपके पास क्या है, KA -2i। तो K बाहर है, A आपके पास क्या है 3 है, -2 है, फिर आपके पास क्या है 4 है, -2 है, और -2i, तो 2 बाहर है, 1 0 0 1। तो यहां से भी हम A11 एलिमेंट निकालते, तो A11 एलिमेंट क्या होगा, K इससे मल्टीप्लाई होगा 3K होगा, यहाँ पे -2 इससे मल्टीप्लाई हुआ तो -2। तो ये कौन सा एलिमेंट आया, A11 एलिमेंट आया। और दोनों मैट्रिक्स के बीच क्या है, इक्वालिटी। तो दो मैट्रिक्स के बीच अगर इक्वालिटी है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होगा, सेम। तो यहाँ पे A11 एलिमेंट आ गया आपका 3K -2, और यहाँ पे A11 एलिमेंट लेफ्ट हैंड साइड से क्या आया था 1। तो ये कंप्लीट किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। तो यहाँ से 3K = आपका क्या आएगा, 3 आएगा, तो K = क्या आ जाएगा, 1। तो यहाँ पे आपका कौन सा आंसर सही होगा, डी। गौर करें ऑब्जेक्टिव है तो इसको ऑब्जेक्टिव की तरह ही सोचें। अगर आप A² पूरा मल्टीप्लाई करते हैं, इधर पूरा सिंप्लीफाई करते हैं, तो आपका टाइम वहाँ वेस्ट होगा। आपको 90 मिनट में 40 क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो आपको फास्ट होना पड़ेगा। तो इसलिए क्या है कि जहाँ पे एक एलिमेंट से काम बन जा रहा है तो हम एक ही एलिमेंट निकालते हैं, क्यों हम रिमेनिंग चारों एलिमेंट निकालें। तो ये था आपका K = 1। मेरे पास यहाँ पे आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे X Y Z W N P, यहाँ पे सारे मैट्रिक्स का ऑर्डर दिया हुआ है। आपको वैल्यू निकालना है किसका, K का और P का वैल्यू निकालना है। जहाँ पे कह दिया है कि PY प्लस WY जो है वो डिफाइंड है, PY प्लस WY डिफाइंड है। तो गौर करें PY मतलब P × Y। तो दो मैट्रिक्स के बीच मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल है, जब पहले वाले का नंबर ऑफ कॉलम और दूसरे वाले का नंबर ऑफ रो बराबर हो। तो P का ऑर्डर आप देखिए यहाँ पे क्या है, P का ऑर्डर है आपके पास N क्रॉस, P का ऑर्डर है आपके पास P क्रॉस K। तो P का ऑर्डर आपके पास है, P का ऑर्डर अगर हम देखें तो ये है P क्रॉस K, ठीक है। Y यहाँ पे आप देखिए Y का ऑर्डर है 3 क्रॉस K, Y का ऑर्डर आपके पास है 3 क्रॉस K। अब जरा खुद सोचें, इन दोनों के बीच मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल है, तो इन दोनों के बीच मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल है जब पहले वाले का नंबर ऑफ कॉलम और दूसरे वाले का नंबर ऑफ रो बराबर हो। मतलब इस तरह से K का वैल्यू क्या आ गया, 3 आ गया, तो K का वैल्यू 3 आ गया। अब इन दोनों का ऑर्डर क्या होगा, मतलब PY का ऑर्डर क्या होगा। तो अगर हम PY की ऑर्डर की बात करें तो PY का ऑर्डर क्या हो जाएगा, पहले वाले का रो और दूसरे वाले का कॉलम, मतलब इसका ऑर्डर हो जाएगा आपका P क्रॉस K। ये हो गया। अब हम यहाँ पे देखते हैं WY के बारे में। तो मेरे पास K का वैल्यू तो आ गया, अब हमको P का वैल्यू भी चाहिए। तो WY के बारे में अगर हम देखें तो W को देखें, अब W का ऑर्डर क्या है, N क्रॉस 3। W का ऑर्डर आपका क्या है, N क्रॉस 3, तो ये N क्रॉस 3 हुआ। फिर आपके पास क्या Y का ऑर्डर आप देख सकते हैं 3 क्रॉस K है, तो ये हो गया Y 3 क्रॉस K, तो ये 3 क्रॉस K हुआ। तो यहाँ पे दोनों मैट्रिक्स के बीच मल्टीप्लिकेशन तो पॉसिबल है। तो मल्टीप्लाई होने के बाद क्यों मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, क्योंकि W का नंबर ऑफ कॉलम और Y का नंबर ऑफ रो बराबर है। तो जब ये मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होगा तो WY बना, तो इसका ऑर्डर क्या आएगा, N क्रॉस K आएगा। अब गौर करें, इन दोनों के बीच एडिशन है, तो इन दोनों के बीच अगर एडिशन है तो एडिशन कब पॉसिबल होता है, दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि N और P आपस में क्या होना चाहिए, बराबर। तो N और P आपस में बराबर होना चाहिए, तो N और P आपस में बराबर, तो P = N हो गया और K का वैल्यू 3 हो गया। तो इस तरह से इसका पहला ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। अब हम यहाँ पे दूसरे क्वेश्चन को देखें। दूसरा क्वेश्चन यहाँ क्या कह रहा है कि अगर N और P बराबर है, अगर N और P बराबर है, देन द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स 7x - 5z इज 7x - 5z का क्या होगा ऑर्डर। तो x का ऑर्डर हम देखते हैं। x का ऑर्डर मेरे पास क्या है, 2 क्रॉस n है, और z का ऑर्डर हम देखें तो z का ऑर्डर मेरे पास क्या है, 2 क्रॉस k, 2 क्रॉस p है, राइट। अब यहां पे क्या है, यहां पे आपके पास क्या है, 7x - 5z। तो दो मैट्रिक्स के बीच सब्ट्रैक्शन,
तो दो मैट्रिक्स के बीच सब्ट्रैक्शन कब पॉसिबल है? तभी पॉसिबल है जब दोनों का ऑर्डर क्या हो सेम, तो यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, तो यहाँ पे n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा p, तो यहाँ पे आपका n इज इक्वल टू p हुआ, n इज इक्वल टू p। और इस पूरे का जो ऑर्डर आएगा वो क्या आएगा, या तो 2 क्रॉस n आएगा या तो 2 क्रॉस p आएगा, और यहाँ पे p और n बराबर है। तो आप देख रहे कौन सा ऑप्शन सही है, 2 क्रॉस n आ रहा है तो 2 क्रॉस n या 2 क्रॉस p हो सकता है या 2 क्रॉस n, लेकिन यहाँ पे क्या दिया हो 2 क्रॉस n, तो इसका आंसर कौन सा सही होगा, b। तो इसका आंसर बी सही है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप जरूर अच्छे से करें, इस टाइप का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देखने में खाली टफ लग रहा है, लेकिन यह है बहुत आसान सा प्रॉब्लम। गौर करें, यहाँ a दिया हुआ, ये आपका x नहीं है, ये आपका पाई के बराबर है। यहाँ a दिया हुआ, b दिया हुआ। इनवर्स में एक प्रॉपर्टी होता है, प्रॉपर्टी क्या होता है कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x जो है वो पाई बाई 2 के बराबर होता है। उसी तरह से tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x जो है वो भी आपका पाई बाई 2 होगा। सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x जो वो भी पाई बाई 2 होगा। यहाँ a दिया हुआ, b दिया हुआ, हमको a माइनस बी निकालना, तो हम आराम से a माइनस बी निकालते हैं, तो a माइनस बी। गौर करें, यहाँ भी 1 बाई पाई है, यहाँ भी 1 बाई पाई है, तो 1 बाई पाई हम पूरे से कॉमन ले लिए। अब ऐड करेंगे, तो ये ऐड नहीं सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो दिस यहाँ पे क्या आएगा, साइन इनवर्स x पाई आया, फिर यहाँ पे माइनस, तो माइनस यहाँ पे भी है, तो माइनस माइनस क्या बनेगा प्लस, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा कॉस इनवर्स x पाई, ये भी आ गया आपके पास कॉस इनवर्स x पाई। फिर यहाँ पे क्या है tan इनवर्स, ये आपका कुछ नहीं है, tan इनवर्स x बाई पाई है, तो यहाँ पे tan इनवर्स x बाई पाई और माइनस tan इनवर्स x बाई पाई, ये आपका 0 बन जाएगा। फिर गौर करें, यहाँ पे क्या है साइन इनवर्स x बाई पाई, यहाँ पे माइनस, तो माइनस साइन इनवर्स x बाई पाई, ये भी आपका क्या बनेगा 0 बनेगा। यहाँ पे आपके पास कॉट इनवर्स पाई x है और यहाँ पे माइनस में है और b के साथ माइनस पहले से, तो माइनस माइनस क्या बनेगा प्लस, तो ये आपका क्या बनेगा कॉट इनवर्स पाई x प्लस tan इनवर्स पाई x बन गया। अब प्रॉपर्टी को अगर हम यूज करें तो ये 1 बाई पाई तो है, यहाँ पे आपके पास क्या आएगा पाई बाई 2 आएगा, ये तो 0 आया, ये भी 0, और यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा पाई बाई 2। अब अगर हम 1 बाई पाई को अंदर ले जाएं तो ये आपके पास क्या आएगा 1 बाई 2 0 0 1 बाई 2। अब हम 1 बाई 2 को अगर बाहर खींच लें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 1 आ जाएगा, तो देखिए 1 बाई 2 बाहर आ गया, तो 1 0 0 1, मतलब ये आपका किसके बराबर आई, तो कौन सा रिजल्ट आ रहा हाफ ऑफ द आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मतलब आपका आंसर कौन सा सही होगा, आंसर डी आपका सही जवाब होगा। तो ये था आपका क्वेश्चन। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखें अगर, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम में क्या है, द नॉन जीरो वैल्यूज ऑफ x सेटिस्फाइंग द इक्वेशन, मतलब x का वैल्यू चाहिए लेकिन नॉन जीरो वैल्यू चाहिए। कैसा चाहिए, नॉन जीरो वैल्यू। तो हम डायरेक्ट निकालेंगे इस टाइप के प्रॉब्लम के लिए। तो गौर करें, पहले एलिमेंट को हम देखें तो ये आपका मल्टीप्लाई होकर क्या बनेगा 2x² बना, यहाँ से ये मल्टीप्लाई होकर क्या बनेगा 16, ऐड कर दिए क्योंकि यहाँ पे बीच में एडिशन है। इधर इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये क्या बनेगा 2x² और ये 16, तो दोनों तो बराबर है, तो यहाँ से x का वैल्यू नहीं आएगा। चलिए दूसरा एलिमेंट हम देखते हैं। तो दूसरा एलिमेंट देखें तो ये देखिए क्या बनेगा 2x बना, 2x बना, ये आपका क्या बनेगा 5 × 2 10x बन जाएगा, तो ये 10x बना। इधर आपका क्या बनेगा 2 × 24 48 बनेगा, तो ये 48 बना। अब देखिए 2x प्लस 10x क्या होगा 12x होगा, तो 12x इज इक्वल टू 48, तो यहाँ से x का वैल्यू आपका क्या आ जाएगा 4। अब आप यहाँ पे चेक करें x इज इक्वल टू 4, आपका ऑप्शन सी सही है। तो इस टाइप के प्रॉब्लम को सब सिंप्लीफाई करने का जरूरत नहीं है, ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव की तरह ही सॉल्व करेंगे। अब हम यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ x इफ 1x1, द वैल्यू ऑफ x इफ 1x1 इंटू दिस इज इक्वल टू 0। हमको x का वैल्यू चाहिए, तो सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई करने का प्रोसेस आपको पता है, यहाँ पे उठाएंगे इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 × 1 आपका 1 बना, 1 × 1 1, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो आपका क्या आ जाएगा 2x, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा 15। अब ये फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, सेकेंड कॉलम से करेंगे तो ये 1 × 3 3 बनेगा, फिर ये आपका क्या बन जाएगा 5x बना, फिर ये 1 + 1 × 3 3 आ गया।
अब नेक्स्ट ये इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा तो 1 इंटू 2 आपका क्या आ जाएगा 2 के बराबर, फिर ये x आ जाएगा प्लस x, फिर ये आपका 2 आ जाएगा। तो ये तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से निकला। इधर आपके पास क्या है तो 1 2 x, और इधर तो आपके पास पूरी 0 है, मतलब नल मैट्रिक्स है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो मेरे पास क्या आ रहा है 16 प्लस 2x आया। इधर हम देखें तो मेरे पास क्या आ रहा है 6, मेरे पास यहाँ पे क्या आ रहा है 6 आ रहा प्लस 5x आया, और यहाँ पे हम देखें तो 4 प्लस x, और ये पूरा मल्टीप्लाइड है 1 2 और x से इज इक्वल टू 0। अब ये 16 प्लस 2x 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 16 प्लस 2x ही रह गया। फिर 6 प्लस 5x 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आपके पास 12 प्लस 10x बना। फिर 4 प्लस x x से मल्टीप्लाई होगा तो ये 4x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ से देखिए आपके पास एक्स स्क्वायर तो आ रहा एक्स स्क्वायर। अब हम x वाले टर्म को अगर पकड़े तो 10x 4x 14 प्लस 2x कितना आ गया आपके पास 16x आया। यहाँ पे देखिए 16 प्लस 12 क्या आएगा आपके पास 28 आएगा, तो 28 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे सब पॉजिटिव आया, तो सब पॉजिटिव आया मतलब नेगेटिव तो इसको सेटिस्फाइड, मतलब पॉजिटिव वाला ये तो सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि जब x के यहाँ पे आप 2 रखेंगे तो ये 0 कभी नहीं बनने वाला, x के यहाँ पे 2 रखेंगे ये भी 0 नहीं बनेगा। अब इन दोनों में से ही कोई एक बनेगा -14 या +14। आप खुद देखिए क्या +14 बन सकता है? अगर आप इसमें रखेंगे +14 तो कभी ये 0 आएगा, कभी 0 नहीं आएगा, मतलब इसका आंसर कौन सा सही होगा बी। तो यहाँ पे हम इसका आंसर कितना आराम से सिंप्लीफाई कर दिए बिना किसी फैक्टराइजेशन के, इसका रिजल्ट मेरे पास आ गया। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को इसी तरह से सिंप्लीफाई और मैनिपुलेट करके बनाना है। नेक्स्ट प्रॉब्लम को, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम भी आपका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पे ही है। यहां पे देखिए क्या फाइंड ए, आपको ए का वैल्यू निकालना है जहां पे 2 मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट गिवन है, राइट। इसका ऑर्डर क्या होगा, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर देख सकते हैं 3 रो और 1 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर 3 क्रॉस 1 होगा। इसका ऑर्डर क्या है 3 क्रॉस 3। हमको पहले ए का ऑर्डर पता करना है। किसका ऑर्डर, ए का ऑर्डर। आपको हम बता चुके हैं कि अगर एक मैट्रिक्स है ए, इसका ऑर्डर m क्रॉस n, बी एक मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर अगर n क्रॉस p है, तो 2 मैट्रिक्स मतलब फर्स्ट वाले का नंबर ऑफ कॉलम और सेकेंड वाले का नंबर ऑफ रो बराबर होना चाहिए। मतलब यहाँ पे ए का जो नंबर ऑफ रो होगा, गौर करें इसका नंबर ऑफ कॉलम तो 1 है, तो ए का नंबर ऑफ रो 1 होना चाहिए। अब सब होता है कॉलम क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे जो रिजल्ट आता है ए बी, इसका ऑर्डर आपका क्या होता है m क्रॉस p होता है। मतलब पहले वाले का यहाँ पे रो आया है और दूसरे वाले का कॉलम यहाँ आया, तो गौर करें यहाँ पे क्या है 3, मतलब ये 3 किसका आएगा, ए का आएगा। तो आपके पास जो मैट्रिक्स ए है उसका ऑर्डर क्या होगा 1 क्रॉस 3। तो हम सबसे पहले मैट्रिक्स ए का ऑर्डर निकालिए 1 क्रॉस 3। तो 1 क्रॉस 3 है मतलब 1 रो 3 कॉलम, मतलब ये कैसा मैट्रिक्स है, रो मैट्रिक्स है। तो इसको हम x y और z मान लेंगे। अब ये और ये मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमको खाली x y z निकालना, तो पूरा मल्टीप्लाई करने का जरूरत नहीं है। गौर करें 4 1 3, ये मल्टीप्लाई होगा आपका किससे, x y और z से, ठीक। ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो आपका क्या बनेगा 4x, ये तो 4x बना। अब इसका काम तो समाप्त हो गया। अब ये किससे मल्टीप्लाई होगा, फर्स्ट कॉलम से हो चुका, अब ये किससे होगा सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई, तो ये क्या बनेगा 4y। अब ये किससे मल्टीप्लाई होगा थर्ड से, तो ये 4z। तो मेरे पास इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन का जो रिजल्ट आएगा उसका फर्स्ट रो आ चुका। फर्स्ट रो क्या है 4x 4y 4z, और यहाँ पे फर्स्ट रो क्या है -4 8 और 4। बस इतना ही जरूरत है, नेक्स्ट हमको निकालने का जरूरत नहीं है, यहीं से आ जाएगा। तो इस 4x को -4 से इक्वेट करें, तो 4x को अगर हम -4 से इक्वेट करें तो x का वैल्यू क्या आएगा -1। यहाँ पे देखिए 4y है, 4y को अगर हम 8 से इक्वेट करें तो 4y इज इक्वल टू 8, तो यहाँ से y का वैल्यू क्या आ जाएगा 2। यहाँ पे देखिए 4z है, 4z को हम 4 से इक्वेट करेंगे तो 4z इज इक्वल टू 4, तो यहाँ से z का वैल्यू क्या आएगा 1। मतलब x -1 आया, y 2 आया और z आपका 1 आया। तो इसका आंसर कौन सा सही होगा, पहला ऑप्शन सही होगा। ध्यान दें इस टाइप के प्रॉब्लम में जनरली स्टूडेंट मिस्टेक क्या करेंगे,
इसलिए आप लोगों को इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि कंप्लीट को मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है। अगर हम यहाँ पे कंप्लीट को देखें, यहाँ पे फर्स्ट रो हम खाली निकाल दिए, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे, फिर इसको इससे, निकल गए। नेक्स्ट क्या करता है जनरली कि अब ये करेगा 1 को x से मल्टीप्लाई करेगा, फिर 1 को y से, फिर 1 को z से, फिर 3 को x से तो 3x बनेगा, फिर 3 को y से तो ये 3y बनेगा, 3 को z से बनेगा। तो ये अननेसेसरी का टाइम जाएगा आपका, ये अननेसेसरी का टाइम है। ये फर्स्ट रो से ही काम निकल गया, तो फर्स्ट रो को ये मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट रिजल्ट ले आए, क्योंकि आपको एग्जामिनेशन में टाइम बचाना है। सबसे इंपॉर्टेंट यही है, टाइम आपको एनी हाउ बचाना है एग्जाम में, क्योंकि टाइम आपके पास कम है, 90 मिनट में 40 क्वेश्चन है। इसलिए आपको फास्ट काम करना है, अननेसेसरी की चीज़ों को नहीं लिखेंगे। और ऑब्जेक्टिव एग्जाम में यही फ़ायदा है, जरूरी नहीं होता है कि सारा स्टेप लिखना, ये सारा कुछ लिखना। एक दो चीज़ से ही आंसर पता कर सकते हैं या गेस कर सकते हैं। तो जहाँ आंसर गेस कर सकते हैं, जहाँ पता कर सकते हैं बिना कुछ लिखे हुए, तो वहाँ पे आंसर पता कर लेना चाहिए। अब हम देखते हैं यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन, x और y दो मैट्रिक्स है 2x2 ऑर्डर का, जहाँ पे दोनों के बीच का इक्वेशन दिया हुआ, 2x + 3y क्या है ये दिया हुआ है, 3x + 2y क्या है ये दिया हुआ, हमको x और y चाहिए। तो x और y चाहिए, तो हम क्या करते हैं, पहले वाले को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ध्यान दें, और दूसरे वाले को हम मल्टीप्लाई करते हैं 3 से। तो पहले वाले को हम 2 से मल्टीप्लाई किए, दूसरे वाले को 3 से। तो इसको जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये क्या बनेगा 4x, इसको जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या बनेगा 6y, और इधर आपका क्या बनेगा 2 से जब मल्टीप्लाई होगा तो 4 6 8 0, ये बन गया। इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये 3x है, तो ये आपका क्या आ जाएगा 9x। इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6y, इधर भी हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई किए -6, 3 से मल्टीप्लाई किए 6 3, और ये आपका क्या आ गया -15 आ गया -15। हमको x और y निकालना है, हम इस इक्वेशन को 1 मानते हैं, इसको इक्वेशन 2 मानते हैं। अगर हम 2 में 1 को सब्ट्रैक्ट करें, 2 में 1 को सब्ट्रैक्ट, तो देखिए 6y कैंसिल, यहाँ पे 9x है, 9x - 4x, मेरे पास क्या आ जाएगा 5x आ जाएगा। चलिए 5x आ गया। अब इधर भी मल्टीप्लाई माइनस करना पड़ेगा, तो -6 - 4, 2 में 1 को सब्ट्रैक्ट करें तो -6 - 4 -10 आया, फिर 6 - 6 0 आ जाएगा, फिर 3 - 8, 3 - 8 आपका क्या बनेगा -5 बना, फिर -15 - 0, तो ये आपका -15 बना। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे 5 से डिवाइड करेंगे, तो x मेरे पास क्या आ जाएगा, ये -2 आएगा, ये 0 आएगा, ये -1 आएगा, और ये -3 आएगा। तो देखिए x का वैल्यू तो आ गया, -2 0 -1 और -3, तो ये x आ गया। अब इस x को आप जहाँ चाहे वहाँ रख सकते हैं, आप या तो 1 में रखें या तो 2 में रखें x के जगह पे, और वहाँ से हम किसका वैल्यू निकालेंगे y का। तो जैसे ही आप y का वैल्यू निकालेंगे तो आप देखेंगे कि इसका आंसर ऑप्शन ए सही है। तो ये था आपका 13 क्वेश्चन। शुरुआत में हम मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन दे दिए अच्छे से, कि मैट्रिक्स में इंट्रोडक्शन में क्या होता है, फिर इक्वालिटी ऑफ 2 मैट्रिक्स क्या होता है, टाइप्स ऑफ एलिमेंट के बारे में बताएं, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के बारे में बताएं, किस तरह से 2 मैट्रिक्स को ऐड करते हैं, किस तरह से 2 मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं, और 12-13 प्रॉब्लम हम यहाँ पे डिस्कस किए जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के लिए। तो इन सारे क्वेश्चंस को आप अच्छे से करके जाएं। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखें बोर्ड के लिए। और आपको बोर्ड प्रैक्टिस करते समय हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना है कि आपको फास्ट होना है, थोड़ा फास्ट याद रखें। तो प्रॉपर्टीज़ वगैरह अच्छे से याद रखें, प्रॉपर्टीज़ वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसको आपको ज़रूर अच्छे से याद रखना। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों से डिस्कस करेंगे, मतलब मैट्रिसेस के सेकेंड पार्ट में हम लेके आएंगे ट्रांसपोज, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के बारे में बताएंगे, और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम जो बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।